आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो जेनेटिक्स जो पार्ट है उससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए, एनसीईआरटी की जो बुक है ना वो नीट के लिए एकदम बेस बुक है, मतलब उसकी आप किसी भी लाइन को आप छोड़ नहीं सकते। उसकी किसी भी लाइन में से कभी भी कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो उस पर हमेशा फोकस करना है। तो पहला एमसीक्यू है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम, मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो ये आपकी टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब वही वो होते क्या क्या हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, दैट इज टू। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम। ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया है क्योंकि इसके ऑप्शंस अलग हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जी हाँ ये भी होता है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, ये भी होता है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो जो लिविंग सिस्टम है उसमें दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन काम करता है। तो पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है आपका डी, नन ऑफ दीज। तो देखिए, शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए रहा होगा ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बट अब ये एकदम प्रूवन फैक्ट है कि जितने भी जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। और ये बात एनसीईआरटी में भी एकदम साफ साफ लिखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज़ योर डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर। तो इसका मतलब है कि इन जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मैसेंजर की तरह अधिकतर कौन काम करता है। तो ऑप्शन ए इज डीएनए, नहीं, डीएनए मैसेंजर की तरह कभी काम नहीं करता। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, मतलब कि आरएनए, यस, आरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है। आप जानते भी हैं एक एम आरएनए होता है जिसको मैसेंजर आरएनए बोला भी जाता है। तो इसका इसमें तो कोई सोचना नहीं है, बाकी ऑप्शन देखनी नहीं है, इसका आंसर होगा बी, दैट इज योर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल, इट फंक्शंस एज। कहने का मतलब है कि आरएनए के ना वो जेनेटिक मटेरियल की तरह तो काम करता ही है कुछ ऑर्गेनिज्म में, इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे रोल होते हैं सेल के अंदर। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन वन है एडेप्टर, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल रोल है, और ऑप्शन सी है इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। देखिए, जब भी इस तरीके का एमसीक्यू आए ना आपके पास जिसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो, तो आपको ना बहुत केयरफुली वो सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आंसर ऑल ऑफ दीज होता है, पर कभी कभी एग्जामिनर घुमा भी देता है, उसमें आंसर कुछ और होता है, ऑल ऑफ दीज नहीं होता। पर यहाँ पे अगर जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है ढंग से, उसमें लिखा हुआ है कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल तो काम करता ही करता है, उसके अलावा वो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, और वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ। आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं और जो या आरएनए जो होता है वो पॉलीमर होता है, मतलब कि वो काफ़ी सारी सेम तरीके की यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन है, तो इनका बोलना है कि डीएनए किस चीज़ का लॉन्ग पॉलीमर है। पहला ऑप्शन है राइबो न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, थर्ड ऑप्शन है अमाइनो एसिड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए के अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है आरएनए के अंदर। अगर यहाँ पे पूछा गया होता कि आरएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, तब आप बोल सकते थे राइबो न्यूक्लियोटाइड। पर क्योंकि डीएनए है, अगर किसी को डीएनए की फुल फॉर्म मालूम है तो वो इसका आंसर लगा देगा, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मतलब ये किस चीज़ का पॉलीमर है, ये पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखते हैं सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन है अमाइनो एसिड। देखिए, अमाइनो एसिड जो है उससे क्या बनता है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनती है प्रोटीन। तो अगर कोई पूछे कि प्रोटीन किस चीज़ का पॉलीमर है, तो प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। अब अगर एग्जामिनर चाहता तो इस क्वेश्चन को टफ कैसे बना सकता था, वो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देता, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की जगह पे डी, मतलब ये तो देता ही देता डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, एक और ऑप्शन देता डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबो न्यूक्लियोसाइड भी दे देता। तब आंसर क्या होता, आप देखिए कभी भी याद रखिए, एक चीज़ होती है न्यूक्लियोटाइड जिसमें TIDE लगा होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड।
तो जो चाहे डीएनए है चाहे आरएनए, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो टाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड, या बोले तो डी, जैसे कि डीएनए के केस में होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए के केस में होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। कभी भी डी आप ये नहीं बोल सकते कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। राइबो न्यूक्लियोसाइड का पॉलीमर नहीं होता डीएनए, डीएनए पॉलीमर होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्यों डीएनए को डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं, मतलब उसमें डीऑक्सी क्यों लगा है और आरएनए में डीऑक्सी क्यों नहीं लगा। देखिए उसका अंतर है कि उनके शुगर पे डिपेंड है। जो इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें शुगर एक मॉलिक्यूल होता है, तो जो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर होती है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। इवन आरएनए के अंदर भी पेंटोस शुगर ही होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। पर जो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको बोलते हैं 2 डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलते हैं। और आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। अब दोनों के केमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आप कार्बन देखिए कितने कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। क्योंकि 5 कार्बन की शुगर है इसीलिए इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं। आप अगर गौर करेंगे तो सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसमें ही डिफरेंस होता है। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो शुगर होती है उसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे एक एच ग्रुप होता है, मतलब 2 एच ग्रुप होते हैं, एक ऊपर एच है एक नीचे एच है। और जो राइबोस शुगर होती है उसमें एक जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है उस पर एक एच ग्रुप होता है और एक ओ एच ग्रुप होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि राइबोस शुगर के अंदर सेकंड नंबर कार्बन पे ओ एच ग्रुप होता है और वहीं डीऑक्सी राइबोस शुगर पे सेकंड नंबर के कार्बन पे एच ग्रुप होता है। मतलब कि अगर आप राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन हटा दो तो वो डीऑक्सी राइबोस बन जाएगी। इसीलिए बोलते हैं डी, देखिए डी ई का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन ग्रुप हटा दिया, तो इसलिए बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो डीएनए के अंदर क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है और आरएनए के अंदर होती है राइबोस शुगर, इसीलिए इनका नाम भी उसी के आधार पर रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज़ हाउ मैनी बेस पेयर्स। ये एनसीईआरटी में दिया है कि देखिए जो एक बैक्टीरियोफाज होता है, सबसे पहली बात तो ये बात याद रखना कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है। बैक्टीरियोफाज कोई बैक्टीरिया नहीं होता, ओके। कभी भी ये मत बोलना कि बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है, एक वायरस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इसको बैक्टीरियोफाज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब कि बैक्टीरिया पे हमला करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफाज बोला जाता है। तो इसके कई सारे प्रकार हैं जिसमें बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरियोफाज लैम्डा भी एक टाइप है और उसके अंदर लगभग 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। तो बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको पता होनी चाहिए बात। अब हम समझते हैं कि भाई बेस पेयर्स क्या होता है। काफ़ी जगह आप टर्म देखेंगे बेस पेयर्स क्या होते हैं। तो देखिए डीएनए की ना 2 स्ट्रैंड होती हैं, एक तो जैसे यहाँ मानूँ एक स्ट्रैंड ये हो गई और बी स्ट्रैंड ये हो गई। अब स्ट्रैंड्स किस चीज़ की बनी होती हैं, उसमें एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसके बाद पेंटोस शुगर होती है और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो कि यहाँ पे G, A, T ये सब लगा हुआ है। तो आप अगर गौर करेंगे तो जो दोनों चेन जो होती हैं, एक चेन ये हो गई एक चेन ये हो गई, तो दोनों चेन के जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये बात आप याद रखना, काफ़ी बार एमसीक्यू आएगा कि नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो उनके बीच में बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जैसे इस चेन का थाइमिन दूसरी चेन के एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एक बेस पेयर, ओके। तो इसी चीज़ को बोलते हैं बेस पेयर। तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा होता है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं। तो उसके अंदर इस तरीके के 48,502 बेस पेयर्स होते हैं, ओके। अब ये भी एक बेस पेयर का डायग्राम है। ये देखिए एक नाइट्रोजिनस बेस अगर आप जानते हो तो एक थाइमिन होता है और थाइमिन कंबाइंड करता है दूसरे नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन के साथ और उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरीके से ये एक बेस पेयर बन गया, 2 नाइट्रोजिनस बेस मिलके एक बेस पेयर बना लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्चेरिशिया कोलाई हैज़ हाउ मैनी बेस पेयर्स। देखिए इस्चेरिशिया कोलाई के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस भी करता है ह्यूमंस में। बेसिकली जो यूटीआई होता है, फीमेल के अंदर जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो इसकी वजह से बहुत टाइम्स होता है। तो उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में ये दिया है कि इस्चेरिशिया कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर्स होते हैं। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, तो इसका आंसर ए है। तो ये आपको एकदम रट लेना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दी है कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होता है, मतलब ह्यूमन डीएनए में हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है, तो वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो ये रट लेना है कि 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। इसमें देखो एक जगह पे दिया है 10⁹, एक पे 10⁵, 8। अब इसको देखिए रटने का तरीका क्या है, तो हम एक तरीका, एक निमोनिक है, ठीक है। निमोनिक क्या होता है कि कुछ याद करने का जो हम एक तरीका होता है जिससे हम उस चीज़ को याद रख सकें। तो 3.3 लिखा है, अगर आप 3.3 में 3 इंटू 3 कर दो तो 3 हो जाता है 9। इसका मतलब हम इसको ऐसे याद कर रख सकते हैं कि जब 10⁹ होगी वही जो है ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट होगा ह्यूमन डीएनए का। तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ हाउ मैनी कंपोनेंट्स, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था एक चीज़ होती है न्यूक्लियोटाइड और एक चीज़ होती है न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है न्यूक्लियोटाइड की। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, तो ये आपको टिप ऑफ द टंग पे पता होना चाहिए कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। वो 3 कंपोनेंट क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नहीं है। पहले एमसीक्यू में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो अब देखते हैं कौन कौन उसका कंपोनेंट होता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजिनस बेस, बिल्कुल नाइट्रोजिनस बेस जो होता है न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट है। सेकंड वन इज पेंटोस शुगर, डेफिनेटली पेंटोस शुगर भी है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है। सी ऑप्शन है फॉस्फेट ग्रुप, डेफिनेटली फॉस्फेट ग्रुप भी न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है। तो ये पहले तीनों तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट हो गए, बचा चौथा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नहीं होता, ये प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, तो आंसर होगा डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो एक होता है उसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन है। नाइट्रोजिनस के बाद बेस के बाद सेकंड कंपोनेंट होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो होती है वो इस तरीके की है, यहाँ पे राइबोस शुगर है क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है, H ग्रुप है। और थर्ड कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीज़ मिलकर बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड कभी कभी एक टर्म यूज़ होती है, तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप न्यूक्लियोटाइड में से अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे ना, फॉस्फेट ग्रुप को हटा दीजिए तो बाकी के बचे स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, मतलब कि नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोस शुगर, इन दोनों को मिला के बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नीट का एग्ज़ाम आने वाला है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। और मैंने जो एमसीक्यू यहाँ पे समझाए हैं, अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के इन एमसीक्यूज़ को एक बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।